हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 12 जीव विज्ञान। आज कक्षा 12 बायोलॉजी से जो बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं, फिगर हैं, आज उसकी हम चर्चा करेंगे जो पूरे सिलेबस से दिए गए हैं। लगभग इसमें 21 चित्र हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी में से सब सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं और सवाल के अंदर यही सब चित्र रहते हैं। बहुत ज़्यादा चित्र नहीं है, लगभग 20-21 चित्र हैं। अगर आप उसको बना लेते हैं, देख के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आ जाए और आप कर ना सकें। तो चलिए पहला हम यहाँ बताते हैं। पहले जो चित्र है कि मानव अंडाणु की संरचना। मानव अंडाणु की संरचना ये देखिए 2023 और 9 में पूछे गए हैं। 2023 और 9 में ये सब सवाल पूछे गए हैं। तो ये मानव अंडाणु की संरचना या अंडाणु की संरचना या महिला अंडाणु की संरचना आ जाए तो आपको ये चीज़ दिखाना रहेगा। ये चित्र है, इस तरह आपको बनाना रहेगा। इसमें देखिए हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं क्या है। देखिए बीच में जो एक केंद्रक होते हैं और केंद्रक के बाहर ये कोशिका द्रव्य भरे हुए हैं और इसके चारों तरफ दो लेयर हैं, दो क्या तीन लेयर हैं। तो एक लेयर जो सबसे अंदर की लेयर है इसी को हम पीतक कला कहेंगे और उसके फिर बाहर वाली जो लेयर है इसको हम जोना पेलुसिडा कहेंगे। सबसे बाहर वाली लेयर को कोरोना रेडिएटा कहेंगे और इसके अंदर जीवद्रव्य भरे हुए हैं ना। ये हो गया जीवा मतलब अंडाणु की संरचना। इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मानव अंडाणु की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। अब आइए, इसमें कुछ नर जनन तंत्र के बारे में बताया गया है। नर जनन तंत्र ये देखिए 2023 में ये पूछे गए हैं। आप इसको ध्यान से देखिए कि ये नर जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र में ये है कि देखिए ये वृषण है। वृषण के जो बाहरी खोल है उसको हम वृषण कोश कहेंगे और ये जो आई है ये मूत्र मार्ग है, ये सीसन है। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये ग्लैंड वृद्धावस्था में बढ़ जाती है और जिसमें पेशाब करने में कठिनाई होती है। ऊपर जाएंगे ये मूत्राशय है और यहाँ देखिए ये शुक्राशय है, ये शुक्राशय है। और ये जो शुक्रवाहिनी, इसी को हम शुक्रवाहिनी कहेंगे। जो यहाँ से गया हुआ है ये शुक्राशय में इकट्ठा होते हैं, इसी को हम शुक्रवाहिनी कहेंगे। और यही पूरा सिस्टम है और ये सब प्रोस्टेट ग्रंथि और इम्पुला मलाशय दिखाया गया। ये सब आप नहीं बनाते तब भी काम चल जाएगा। तो ये नर जनन तंत्र का चित्र दिखाया गया है। अगला देखिए, अगला है कि मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में आप देख लीजिए ये 2019-20 में भी पूछे गए हैं एनसीईआरटी के मुताबिक। और ये सबसे बीच में जो भाग है इसी को हम गर्भाशय कहेंगे, जिसको हम यूटेरस के नाम से जानेंगे। ये सर्विक्स है, ये एम्पुला है, ये ओवरी मतलब अंडाशय है और ये देखिए अंडवाहिनी है और ये वेजाइना है। अगर आ जाता है कि स्त्री जनन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए तो आप ये चित्र बना के नामांकन कर देंगे, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला चित्र है मानव शुक्राणु की संरचना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव शुक्राणु की संरचना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ये जो है 2022 में 23 में ये सब पूछे गए हैं, हो सकता है 2024 में पूछ लिए जाएँ। तो ये मानव शुक्राणु की संरचना दिखाई गई है। ये 3 भागों में बांटे गए हैं। ये शीर्ष है और फिर उसी में ये जो है नेक वाला भाग है और ये पूँछ वाला भाग है। आप ये पूँछ है और पूँछ के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको इसको एनर्जी मिलती है और ये आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें जो ये वाला भाग है, ये वाला, इसमें देखिए ये केंद्रक है, जो शीर्ष भाग है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्री पदार्थ होते हैं। इसके ऊपर ये अग्रपिंडक होते हैं जिसको हम एक्रोसोम कहेंगे। इसी के अंदर जीवद्रव्य कला होती है। एक्रोसोम में हाइड्रोलिनेज एंजाइम होते हैं जो अंडाणु को तोड़ने का काम, अंडाणु की भित्ति को तोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से आप चित्र बना लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। वीडियो में अगर नए हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है परागकोश के अनुप्रस्थ काट। परागकोश के अनुप्रस्थ काट ये स्फुटन होने के पहले वाला चित्र है।
इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये परागकोश के अनुप्रस्थ काट स्फुटन होने के बाद यही पूछे जाते हैं, आपको यही बनाना है। इसमें देखिए जब स्फुटन हो गया, टूट गए हैं, तो यहाँ से टूटने पर जितने पराग कण हैं सब बाहर निकल रहे हैं ना। और ये भित्ति बना देनी है, संवहन पूल है, ये बाह्य त्वचा है, यांत्रिक त्वचा है, परागकण है, रंध्रक है ना। इस तरह बना के नामांकन कर दीजिएगा, पूरा पूरा नंबर ये मिल जाएंगे। अगला है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना का भी देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी सवाल पूछे जाते हैं। बीजांड की संरचना में आप क्या करेंगे कि सबसे बीच में जो है आप भ्रूणपोष बना देंगे। भ्रूणपोष के अंदर जो है ये नीचे वाले को सिनर्जिड कहेंगे, ऊपर वाले को एंटीपोडल कहेंगे। सिनर्जिड के बीच में एक और संरचना है जिसको हम क्या कहेंगे, एग सेल कहेंगे, और इसी को अंड कोशिका कहेंगे, अंड समुच्चय कहेंगे, और ध्रुवी केंद्रक यहाँ होगा। और इसके चारों तरफ ये ऊपर वाले को निभाग कहेंगे, नीचे वाले को बीजांड का अध्यावरण होंगे ना। और यहाँ पे बीजांड द्वार जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और बीजांड वृंद होंगे। इस तरह से आप देख लेंगे। अगला चित्र है कि परागकण तथा अंकुरण तथा परागनलिका का विकास। ये देखिए सवाल पूछे जाते हैं ये लांग में, तो इस तरह से आप चित्र बना लेंगे ना। ये एक्साइन इंटाइन अंदर जो है जीवद्रव्य है, केंद्रक है, धीरे धीरे विकास हो रहे हैं। विकास करके लास्ट में जो है ये परागकण बन जाएंगे। परागनली द्वारा इसके जो है नर युग्मक जो है बाहर निकलते हैं। अगला है गुरु बीजाणुओं को का निर्माण। तो गुरु बीजाणु का निर्माण भी इस तरह से चित्र है, इसको देख लीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा। अगला है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में भी इसको देख लीजिएगा, चित्र सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा ना। किताब के अनुसार नामांकन कर देना है। अब इतनी टाइम है नहीं कि आपको समझाए नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इसको पहुँचाइए ताकि सबका भला हो सके। ये देखिए सवाल एक बार बार बहुत पूछे जाते हैं कि मानव लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ जो चित्र देखो, ये मादा और ये नर, मादा यक्स यक्स, नर यक्स वाई, इसमें से युग्मक निकला, युग्मक से फिर हम क्रॉस कराए तो ये पुत्री पुत्र, पुत्री पुत्र, ये तैयार हो गए। इसी को मानव लिंग धारण, मतलब कि अगर मादा नर से जन्म कराया जाए तो कितने कितने % में पुत्र पुत्री आएंगे, इसको आप लिख दे लीजिए। देखिए कई साल ये सवाल पूछे गए हैं। अगला है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना देखो आप लोग बनाए होंगे। डीएनए ये द्विकुंडली मॉडल होते हैं, ये वाटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज की थी। तो ये जो एक चक्र से दूसरे चक्र तक 34 एंगस्ट्राम होते हैं, 34 एंगस्ट्राम, और हर चक्र बीच में 10 डंडे होते हैं। यहाँ देखिए एक के बीच में 4 डंडे दिखाए गए हैं। इसमें आप साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, और एडेनिन थायमिन के साथ ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इसका जो पूरा व्यास होता है 20 एंगस्ट्राम का होता है, और इसकी त्रिज्या 10 एंगस्ट्राम आएगी। आप इसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पूरा चित्र है, ये पूछे जाते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल करके, या कभी कभी चित्र पूछ लिया जाता है। अब आइए अगला है कि ये मेंडल के नियम, जो तीनों नियम दिए गए हैं उसमें स्वतंत्र अभिगम के नियम या द्विसंकर संकरण ना, इसको आपके एनसीईआरटी में दी गई बहुत अच्छे तरीके से, वो एनसीईआरटी वाला लिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा ना। ये गोल झुर्रीदार बीज और ये करके दिखाए गए। इसका जो अनुपात आखिरी में आता है, ये आते हैं 3:9, 9:3:3:1 के अनुपात में ये सवाल पूछे जाते हैं ना। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला है न्यूक्लियोसोम। देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है न्यूक्लियोसोम की संरचना क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या, टिप्पणी लिखिए। तो न्यूक्लियोसोम में आपको ये चित्र बनाना होगा, ये चित्र बना लीजिएगा ना। हिस्टोन एस्टक है, और फिर ये डीएनए लगाए गए हैं, और ये हिस्टोन है, डीएनए, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इंसुलिन का निर्माण का चित्र दिखाया गया है ना। इसमें क्या है कि ये प्लाज्मिड दी गई है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के प्लाज्मिड है, और कोई मानव कोशिका का कोई जीन्स निकाल लिया गया है। और ये जो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के निकाले गए हैं, यूकोलाई से निकाले गए हैं। यूकोलाई में ये प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा निकाल के ये कटा हुआ प्लाज्मिड
यहाँ पे, और फिर मानव इंसुलिन से जो जीन्स निकाले गए वो जोड़ के यहाँ कर दिया जाता है। करने के बाद ये दोनों जोड़ दिया जाए, इसी को पुनर्योगज डीएनए के नाम से जानेंगे, पुनर्योगज डीएनए के नाम से जानेंगे। फिर ये क्या है, पुनर्योगज डीएनए का गुणन होगा। गुणन होने के बाद जो है इसको एक उपकरण में पुनर्योगित के लिए यही इंसुलिन का टीका है, यह मानव इंसुलिन का उत्पादन का चरण ये दिखाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिए, ये ज़रूर पूछे जाएंगे, 5 नंबर में सवाल पूछे, इसको आप रख लीजिएगा। इसी संबंधी कभी भी पूछ लिया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, विस्तार से समझाइए। तो देखो रिकॉम्बिनेंट वही जो पीछे अभी बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए मानव का एक केंद्रक लिया गया, केंद्रक कोशिका लिया, केंद्रक लिए गए हैं, और ये बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाल लिए गए हैं, और ये जो कोशिका है, दाता कोशिका, इसके वांछित जीन निकाल लिए गए हैं। वांछित जीन निकाल के फिर जो है करके यहाँ पे इसी कटे हुए भाग को सलांग कहेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ दिया जाएगा, इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानेंगे। तो पुनर्योगज डीएनए देखो बन गया, फिर उसके बाद आर डीएनए, फिर इसको हम इकट्ठा करके अलग कर लेते हैं, इसी को पुनर्योगज डीएनए तकनीक के नाम से जानेंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, एक तालाब का स्वच्छ नामांकित पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए यही है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सूर्य जो निकला हुआ है, एक तालाब है, तालाब के अंदर ये तमाम तरह के प्लवक है, कीड़े मकोड़े मछलियाँ वगैरह हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ कुछ जीवाणु है जो आप घटक का काम करते हैं, कुछ अजैविक घटक हैं, कुछ जैविक घटक भी हैं, और ये उत्पादक हैं। ये एक तरह से पारिस्थितिक तंत्र का काम करते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि एक तालाब या झील का पारिस्थितिक तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बना देना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि ये देखो पूछ लिए जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये पूछ लिए जाते हैं कि किसी एक पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। तो पुष्प आप बनाएंगे, सबसे पहले पुष्प जब बनाएंगे उसमें क्या होते हैं, ये पेडिसिल होते हैं, फिर उसके बाद उसमें बाहर ये कैलिक्स होते हैं, तो ये कोरोला होते हैं, ये एंडोसियम है, ये गाइनोसियम है। इस तरह बना के खूब बढ़िया से नामांकन कर देना है। यहाँ देखिए सब नामांकन कर दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ज़रूर बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, गोबर गैस प्लांट देखिए, बहुत जनरल क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में देखिए एक बड़ा सा डाइस्टर होता है, इस डाइस्टर के अंतर्गत जो है गोबर भरे जाते हैं, और यहाँ पे गोबर और पानी 50-50% मिला के इसमें डाला जाता है, नीचे जाता है, और जो फिर यहाँ पे एक पूरा गैस होल्डर रखा रहता है। लगभग 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जब इसको धूप पड़ती है तो इसमें से तमाम तरह के गैस तैयार होते हैं, जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस है, ये इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर फिर यहाँ से कनेक्शन रसोई गैस में कर दिया जाता है। जब ज़रूरत रहती है इसको खोलते हैं, हम खाना इसको बना लेते हैं। फिर उसके बाद जब कमी होती है फिर यहाँ डालेंगे, तो जो व्यर्थ पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाएंगे, जिसको हम सलज कहते हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना, गैस संयंत्र यंत्र। अब आइए देखिए, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। पूछा जाता है किसी एक बीजांड की संरचना या एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना बनाइए। तो एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना में पीछे एक बार आ चुका है, ये देखिए बीजांड वृंत है, ये बीजांड वृंत है, और इसमें बीच में ये क्या है, भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में ऊपर एंटीपोडल है, नीचे सिनर्जिट है, सिनर्जिट में एग है, यहाँ डबल न्यूक्लियाई है। इसी को माइक्रोपाइल कहेंगे, इसी को हाइलम कहेंगे, और ये ऊपर वाले को चालाजा या निभाग कहेंगे। ये ऊपर वाली ये जो साइड वाली है इसी को अध्यावरण मतलब इंडुगमेंट नाम से ये जानेंगे, ठीक ना। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है कि परागकण किसे कहते हैं। परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो इसकी संरचना इस तरह होती है ना, और अगर इस पर नमी पड़ती है तो यहीं से ये टूट जाएंगे, सब मटेरियल बाहर निकल आएगा। तो इसको समझ लेते हैं, सबसे ऊपरी परत को एक्साइन कहेंगे, अंदर वाले परत को इंटाइन कहेंगे, और अंदर ये जीवद्रव वगैरह भरे हुए हैं, ये न्यूक्लियस ट्यूब है, ये जेनरेटिव सेल है, और ये ट्यूब सेल है, ये रिक्तिका है, ठीक, इसमें सब मटेरियल भरे हुए हैं, यही जो यहाँ टूटे हैं और परागकण सब
निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें लगभग 20 या 21 चित्र हैं। इसको आप लोग बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्ज़ाम की लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, दूसरे तक पहुंचाइए और इसको लाइक से और अवश्य कर दीजिएगा। ये हम खास तौर से एग्ज़ाम ही के लिए बताए हैं। थैंक यू।